बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 2। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक तलवार भी होती है। और जब वो सड़क पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। वो उस गाड़ी को रुकने का इशारा करता है, पर जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचता है ऊपर से वो क्रीपर वो दरिंदा आता है और उसे लेकर आसमान की गहराइयों में चला जाता है। अब गाड़ी में जो आदमी बैठा होता है वो बाहर निकलता है और तभी आसमान से वही तलवार गिरती है जो उस आदमी के हाथ में थी। और इसके चंद पलों बाद एक कटा हुआ हाथ भी गिरता है और ये हाथ उसी क्रीपर उसी दरिंदे का होता है। 23 साल बीत जाते हैं और 23 सालों के बाद पुलिस को एक पुराना ट्रक मिलता है। ये ट्रक उसी क्रीपर उसी दरिंदे का है। पुलिस को इसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है और जब एक पुलिस वाला अंदर जाने वाला होता है तभी ट्रक के ऊपर से सलाखें गिरती है जो उस पुलिस वाले के शरीर के आर पार हो जाती है। दरअसल क्रीपर ने बहुत सारे इसमें ऐसे हथियार लगा रखे हैं ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। अब यहाँ पर शेरिफ डैन आ जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर के साथ उस विंडो के पास जाते हैं जहाँ से वो क्रीपर वो दरिंदा पेट्रिशिया के भाई डेरी को अपने साथ उड़ा कर ले गया था। दरअसल ये कहानी सन 2001 में आई फिल्म जीपर्स क्रीपर्स के फर्स्ट पार्ट के आगे की कहानी है। शेरिफ डैन पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि आज रात को चर्च में आग लग गई। दरअसल वो क्रीपर वो दरिंदा सारे सबूत मिटाना चाहता है ताकि हमें उसके बारे में कुछ भी पता ना चले और ये ट्रक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें सुरक्षित ले जाना होगा। इसके बाद इस क्रीपर के ट्रक को एक दूसरी गाड़ी के ऊपर यहाँ से ले जाया जा रहा होता है, पर तभी वहां पर क्रीपर आ जाता है। वो अपने ट्रक की चेन को काटता है जिससे उसका ट्रक बंधा होता है। उसका ट्रक गाड़ी से नीचे उतर जाता है और तभी वो मेल और फीमेल पुलिस वाले जो क्रीपर का ट्रक ले जा रहे थे वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वो देखते हैं कि क्रीपर अपने ट्रक के ऊपर खड़ा है और उसका ट्रक अपने आप ही चल रहा है। यानी कि ट्रक दिखता तो पुराना है पर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो शायद आज से भी एडवांस है। क्रीपर जब वहां से जा रहा होता है तो मेल पुलिस वाले के डर को वो सूंघ लेता है और जल्दी उसका ट्रक वापस आता है, लेकिन वो ट्रक के ऊपर खड़ा नहीं होता। ये दोनों के दोनों पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और तभी क्रीपर आसमान से आकर मेल पुलिस वाले पर हमला करता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर उस पर गन तान देती है पर क्रीपर उसे उंगली से इशारा करता है कि वो ऐसा ना करे और इसके बाद वो उस पुलिस वाले को लेकर उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसे दूर एक साया दिखता है और जब वो उसके पास जाती है तो ये आदमी वही होता है जिसकी गाड़ी के ऊपर आज से 23 साल पहले क्रीपर का कटा हुआ हाथ गिरा था। दरअसल क्रीपर ने इसको भी मार दिया था पर उसकी मॉम अपने बेटे को अपने आसपास महसूस कर सकती है। वो अपनी मॉम को बताता है कि मैंने उसका कटा हुआ हाथ यहीं दफनाया हुआ है और क्रीपर उसे लेने के लिए जरूर आएगा क्योंकि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता और अगर वो यहाँ पर आया तो वो आपको और मेरी नीस एडिसन दोनों को मार देगा। आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उसकी मॉम वहां पर खुदाई करना शुरू करती है और उसे क्रीपर का हाथ मिल जाता है। हाथ मिलने के बाद गेलन उस हाथ को टच करती है और वो हाथ गेलन के हाथ को पकड़ लेता है। सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि आज 23 सालों बाद भी क्रीपर का यह हाथ जिंदा है। इसके बाद क्रीपर का वो हाथ गेलन को हवा में उठा देता है। उसकी आंखें पलट जाती है। ऐसा लगता है कि गेलन ने बहुत कुछ देख लिया है, उसे क्रीपर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ गेलन की पोती को दिखाया जाता है जिसका नाम एडिसन है। वो अपने दोस्त के साथ घोड़ों के लिए घास लेने के लिए गई होती है पर वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता। उसका दोस्त गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखना शुरू करता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे देखता है तो गाड़ी के नीचे एक आदमी छुपा होता है। वो उसे कहता है कि तुम जल्दी जाओ और पुलिस को यहाँ पर लेकर आओ, अपनी नजर आसमान की तरफ रखना। वहीं गाड़ी में बैठी हुई एडिसन देखती है कि सामने एक ट्रक के नीचे 2 लोग छुपे हुए हैं और तभी उसका दोस्त गाड़ी में आ जाता है। वो कहता है गाड़ी के दरवाजे बंद करो। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तभी इनकी गाड़ी के साइड विंडो पर एक आदमी की डेड बॉडी आकर गिरती है और इसके अगले पल यहाँ पर क्रीपर आ जाता है। वो सबसे पहले एडिसन के दोस्त को देखता है पर वो उसे नहीं मारना चाहता, पर जब वो एडिसन की साइड आता है तो वो उसकी विंडो तोड़कर उसे हवा में उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एडिसन को क्रीपर के ट्रक में दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का पहले से होता है जो कि जिंदा है। हालांकि क्रीपर यहाँ पर नहीं है पर उसके ट्रक से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ अलग अलग तरह के ट्रैप्स हैं। कभी भी किसी भी जगह से हथियार निकल सकता है और
जब वो लड़का जो ट्रक में है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो ट्रक से एक रॉड निकलती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और एडिसन अब यहाँ पर फंस चुकी है। वो चाहकर भी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर सकती। इस घटना के बाद शेरिफ डैन और एक पुलिस ऑफिसर एडिसन की दादी गेलिन के पास जाते हैं, जहाँ पर गेलिन इन दोनों को बताती है कि कैसे आज से 23 साल पहले उसके बेटे को क्रीपर का हाथ मिला था जो आज भी उसके पास है। उस हाथ में आज भी जान है। यहाँ पर शेरिफ डैन उस हाथ को पकड़ता है और ठीक उसी तरह जिस तरह से गेलिन को विजन्स आए थे शेरिफ डैन को भी वैसे ही विजन्स आते हैं और अब जो गेलिन जानती है वो शेरिफ भी जानता है। पर इससे पहले कि ये इस बात पर डिस्कशन कर पाते इन्हें रेडियो पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्रीपर का ट्रक आसपास ही कहीं देखा गया है। ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। इनके पास एक ऐसी भी गाड़ी होती है जिस पर बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं। दरअसल खास तौर पर एक क्रीपर को मारने के लिए बनाई गई है। अब शेरिफ डैन और उसके साथ जो पुलिस वाला होता है वो क्रीपर के ट्रक तक पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला क्रीपर के ट्रक के टायर पर गोली चलाता है पर गोली टकराकर वापस उन्हीं की गाड़ी की तरफ आती है। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद पुलिस वाला गाड़ी की विंडो पर जो कि ग्लास की होती है उस पर गोली चलाता है पर गोली एक बार फिर से टकराकर वापस आती है और इससे पहले कि ये कुछ और कर पाते गाड़ी से एक अजीब सी चीज निकलती है जो इन्हीं की गाड़ी की तरफ आ रही होती है। पर शेरिफ डैन अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और वो चीज आगे निकल जाती है पर अगले पल वो चीज एक बार फिर से इनका पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का बॉम्ब था जो टेक्नोलॉजी आज से पहले इन दोनों ने कभी नहीं देखी। अब यहाँ पर सामने से पुलिस की वो दूसरी गाड़ी भी आ जाती है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े हथियार लगे हैं। शेरिफ डैन रेडियो से अपने लोगों को क्रीपर के ट्रक पर गोलियां चलाने से मना करता है पर वो लोग उसकी बात नहीं सुन पाते और ट्रक पर कई गोलियां चलाते हैं। सभी गोलियां टकराकर वापस जाती है और गाड़ी में बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। गाड़ी के अंदर एडिसन भी होती है जो गोलियों की आवाज सुनकर समझ जाती है कि आसपास कोई ना कोई है जो उसे बचा सकता है। पर तभी क्रीपर एक बार फिर से अपनी गाड़ी से आधुनिक बॉम्ब को निकालता है जिसके ब्लास्ट से शेरिफ डैन की गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। शेरिफ डैन और उसके साथ जो पुलिस वाला होता है ये दोनों के दोनों जख्मी हो जाते हैं और अगले पल इनके सामने आता है क्रीपर। शेरिफ डैन अपने साथी को कहता है कि उसे वो मत देना जो चाहता है यानी कि डर। तुम अपने डर को निगल जाओ। और इसके बाद उसका साथी गन उठा लेता है और क्रीपर की तरफ गोलियां चलाता है पर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गोली को रोक लेता है और इसके बाद क्रीपर के पास जो शॉरिगन होता है वो उसे पुलिस वाले की गन की तरफ फेंकता है। उसकी गन पूरी तरह से खराब हो जाती है और अब क्रीपर पुलिस वाले तक पहुंच चुका है और इससे पहले कि वो उसे मारता शेरिफ डैन उसे आवाज लगाता है। शेरिफ डैन की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं होता। क्रीपर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। शेरिफ डैन उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है जिस पर बहुत ही खतरनाक हथियार लगे हुए हैं पर वो हथियार पूरी तरह से जैम हो गया है। वो चाहकर भी उस गन को क्रीपर की तरफ नहीं कर पाता। क्रीपर हवा में उड़कर उसकी तरफ उसे मारने के लिए आता है पर इससे पहले कि वो उसे मारता शेरिफ डैन का हथियार उसकी तरफ मुड़ जाता है और वो क्रीपर के शरीर पर कई गोलियां चलाता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और क्रीपर शेरिफ डैन के ऊपर गिर जाता है। ये दोनों घास में जाकर गिर जाते हैं पर कुछ ही पलों के बाद क्रीपर उठता है। दरअसल उसने डैन को मार दिया होता है। वो पुलिस वाले को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है क्योंकि क्रीपर हर किसी को नहीं मारता। वो उन्हीं लोगों का शिकार करता है जो उसे पसंद आते हैं। क्रीपर यहाँ से सीधा अपने ट्रक में जाता है जहाँ पर उसने एडिसन को रखा है। वो एडिसन को मारने के लिए एक चाकू निकालता है। एडिसन को पता है कि ट्रक पर कहाँ पर ट्रैप है। वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाती है और जैसे क्रीपर उसके ऊपर आता है तो वो रॉड जिस रॉड से एडिसन के सामने एक लड़का यही ट्रक में मरा था वो रॉड क्रीपर के सर के आर पार हो जाती है। मौका देखकर एडिसन ट्रक से भाग जाती है पर अब क्रीपर भी ट्रक से उतर जाता है। उसकी एक आंख फूट चुकी होती है। यहाँ पर एडिसन भागना शुरू कर देती है। क्रीपर अपने शॉरिगन से उस पर वार करता है पर तभी एडिसन गिर जाती है जिस वजह से शॉरिगन उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। क्रीपर यहाँ पर उड़कर उसके पास पहुंचना चाहता है पर उसका एक पंख टूट चुका है। जब शेरिफ डैन ने उस पर लगातार कई गोलियां चलाई थी तो उसका एक पंख टूट गया था और अब वो अपना दूसरा हथियार जो कि एक भाला है उससे एडिसन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है पर उसकी एक आंख गिर चुकी है इसीलिए उसका चूक निशाना चूक जाता है।
भाला एडिसन की जैकेट पर लगता है, जिस वजह से एडिसन गिर जाती है। वो अपनी जैकेट उतारकर एक बार फिर से भागना शुरू करती है। क्रीपर उसके पीछे भाग रहा होता है और तभी एक तेज रोशनी आती है। इससे पहले कि क्रीपर कुछ समझ पाता, एक बहुत बड़ा ट्रक उसे उड़ा देता है। एडिसन मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है। ट्रक वाला नीचे उतरता है, पर क्रीपर मरा नहीं होता, वो उसे मार देता है। और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि क्रीपर एडिसन के घर पहुंच चुका है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। यहाँ पर एडिसन की दादी गेलन ने क्रीपर के लिए एक मैसेज लिखा होता है, वी नो व्हाट यू आर, यानी कि हम जानते हैं कि तुम क्या हो। साथ ही यहाँ पर क्रीपर का वो हाथ भी होता है जो गेलन के बेटे को आज से 23 साल पहले मिला था। क्रीपर समझ जाता है कि उसके बारे में गेलन को अब सब कुछ पता है। वो अपने उस हाथ को नष्ट कर देता है ताकि उसके बारे में कभी किसी को कुछ ना पता चल सके, और गुस्से से कर्रा उठता है। वही एडिसन को दिखाया जाता है जो जंगल में छुपी होती है, पर तभी वहां पर उसकी दादी गेलन और उसका वो दोस्त जिसका नाम बडी है, जिसके सामने क्रीपर एडिसन को उठाकर ले गया था, वो दोनों वहां पहुंचकर एडिसन को बचा लेते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि बडी स्कूल बस में एक बहुत बड़े बास्केटबॉल मैच के लिए जा रहा है, और ये वही बस है जो हमने सन 2003 में रिलीज हुई जीपर्स क्रीपर्स मूवी में देखी थी। यानी कि इसके आगे की जो कहानी है वो सन 2003 में रिलीज हुई फिल्म में दिखाई गई है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म जीपर्स क्रीपर्स की। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 3.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।